यूरोप को पुतिन का अल्टीमेटम, यूरोप से जंग के लिए तैयार हैं, पुतिन ने कहा। शांति में रोड़ा बन रहा है यूरोप, पुतिन का कहना है। यूरोप शांति नहीं चाहता है, पुतिन ने कहा। हम चाहते हैं शांति, लेकिन अगर प्रोवोक किया जाएगा तो फिर चलिए, यूरोप वर्सेस रशिया अगर उनकी मुराद है तो यह भी पूरी की जाएगी। प्रेसिडेंट पुतिन ने इन अ वे यह भी कह दिया। एम्बेसडर वोहरा, इस तरीके की बातें यूरोप तो कह देगा और हो सकता है उसके उलट स्टेटमेंट अगले दिन दे दे, लेकिन प्रेसिडेंट पुतिन को इस हद तक ले आना कि वो कहे कि चलिए फिर अगर यही मुराद है तो हो जाए, तो वो फिर कभी ऐसा हो सकता है कि आप चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर हो जाएगा और फिर यूरोप कहेगा कि हम तो, हमारा मतलब ये नहीं था कहने का। जो लोग समझते हैं कि ऐसी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। ये याद रखिएगा सर कि पहला विश्व युद्ध और दूसरा दोनों यूरोप में लड़े गए थे, और आजकल बड़ी आसानी से हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं। वॉर होगी तो यूरोपियन वॉर होगी। लैटिन अमेरिका को, अफ्रीका को, एशिया को कोई रुचि नहीं है जो ये लोग आपस में भिड़ रहे हैं। अब यूरोप के पास ताकत नहीं है सर। एक ज़माना था जब 30-35% दुनिया की जो एरिया है वो फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी और स्पेन की कंट्रोल के अंडर होता था। वो ज़माना ख़त्म हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये धमकियाँ देंगे। रूसोफोबिया बहुत तगड़ा है यूरोप के देशों में। क्यों डरते हैं? कहते हैं, सुन लीजिए सर, कहते हैं कि पुतिन साहब ज़मीन के लिए हंगरी हैं। सर मैंने तो सुना है उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए कि व्लादिवोस्टॉक ईस्टर्न हिस्से से मॉस्को आ रहे हैं, कहते हैं सुपर फास्ट जेट में मुझे 7 घंटे लगे थे वहाँ से यहाँ तक आने को, और अभी भी मैंने रशियन फेडरेशन को क्रॉस नहीं किया। क्या मैं भूखा हूँ ज़मीन के लिए? 150 करोड़ की आबादी है। यूरोप कहानियाँ बनाता है, कुछ नहीं करेंगे सर। सब यही कह रहे हैं पहले तू मार, पहले तू मार, देखते हैं रूस क्या करता है। कोई नहीं कुछ करेगा। पुतिन ने साफ कर दिया। और दाद देता हूं, अकेले वो नेटो जो 30-32 देश हैं उनसे खड़े हैं, उनके सामने चट्टान की तरह। आजा टाइगर, देखते हैं कितना दम है तेरे में। यूरोप ये जब मुंह चला रहा है और इस तरह की कहानियां बना रहा है, असल में टॉर्च बेचने वाला एक कहानी याद आ रही है। अंधेरे का डर दिखाकर टॉर्च कैसे बेची जाती है। असल में एक इंडस्ट्री है, एक इकोसिस्टम है जो इसमें फल फूल रहा है, और इस तरीके की क्राइसिस के आगे बढ़ते रहने में उनका एक अपना इंटरेस्ट है जो सर्व होता है, जो असल में पूरा होता है, उनकी स्वार्थ सिद्धि होती है, और इसीलिए ये कहा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखिए, वाकई जो बात कह रहे हैं एम्बेसडर वोहरा कि इतने सारे टाइम जोन कहीं और नहीं है जितना उस देश के अंदर अंदर बदल जाते हैं, और उनको कहा जा रहा है कि जमीन के भूखे हैं। अगर इस तरीके से इन्होंने यूक्रेन की जमीन ले लिया, कल के दिन हमारी जमीन पर भी निगाह डाल सकते हैं। क्या ये इसके सब्सक्राइबर्स यूरोप में, बाकी जगह छोड़ दीजिए, क्या यूरोप में भी इसके टेकर्स होंगे? संजय भारद्वाज जी देखिए, देखिए 2 तरीके से युद्ध लड़ा जा रहा है। पहली बात, एक फील्ड में जो हथियारों के माध्यम से लड़ाया जा रहा है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो हो रहा है। और पुतिन इस माइंडसेट को, यूरोप के माइंडसेट को ठीक से पढ़ रहा है, अमेरिका के माइंडसेट को भी ठीक से पढ़ रहा है। और वो कह रहा है कि हम जंग के लिए तैयार हैं। पुतिन गुस्से में क्यों? क्योंकि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ढूंढ रहा है। वो यूक्रेन में भी बिजनेस ढूंढ रहा है और वो रशिया में भी पीस के बाद में बिजनेस ढूंढ रहा है। यूरोप, मुझे लगता है कि वो अभी बिजनेस नहीं ढूंढ रहा, वो ये देख रहा है कि हमको हमारी सिक्योरिटी गारंटी कैसे बरकरार रहे। मुझे लगता है वो उसी ही पे ही अटका हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। जहाँ तक जेलेंस्की की बात है, देखिए 2 बातें। जेलेंस्की, एक तो जस्ट पीस की बात है कि भाई मुझे डोनबास दे दीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मुझे लगता है कि जेलेंस्की भी अब किसकी तलाश में, वो डिग्निफाइड पीस की तलाश में है कि मैं कम से कम जनता में मुंह दिखाने लायक रहूँ और मैं दोबारा से मेरा यहाँ पॉलिटिकल करियर भी बना रहे। और मुझे लगता है उनको कुछ नहीं लगेगा हाथ में, सिर्फ जो विन विन सिचुएशन होगी। पुतिन को जो चाहिए वो लेंगे, और अमेरिका को बिजनेस चाहिए, वो बिजनेस, क्योंकि वो ट्रंप बिजनेसमैन है, वो बिल्कुल एकदम उसी एंगल से सोचते हैं, ट्रांजैक्शनल है। वो देख रहा है कि कहाँ क्रिटिकल मिनरल्स है, कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ से क्या ले लूँगा, यूक्रेन से भी ले लूँगा, ये सारा पूरा गणित है। और यूरोप जो है वो देखिए डिपेंडेंट है। यूरोप रशिया पे भी डिपेंडेंट था, पहले पूरा का पूरा एनर्जी रशिया से लेता था, उनके वो प्राइस को स्टेबलाइज किया हुआ था। मार्केट जितना भी था एक्सपोर्ट होता था वो रशिया में यूरोप से होता था, वो चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया। तो अभी भी यूरोप पूरा बिजनेस रशिया के साथ देख रहा है, लेकिन एक ही बात पे अटका हुआ है कि हमारी सिक्योरिटी गारंटी कैसे होगी अगर आज रशिया यूक्रेन तक पहुंच गया, उसको फतेह कर रहा है। नहीं सर, इनको अपनी सिक्योरिटी गारंटी की अगर चिंता है तो ये तो दूसरे पर भी लागू है। रशिया की सिक्योरिटी के कंसर्न्स का भी उतना ही एहतराम होना चाहिए। फिर अपनी सिक्योरिटी, दूसरे की सिक्योरिटी नहीं है। अगली खबर देखिए, पहली बार यूरोप को पुतिन की खुली चेतावनी। युद्ध की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। देखिए जरा, इतना मारेंगे कि कोई बचेगा नहीं। पुतिन ने कहा
यूरोप शांति नहीं युद्ध चाहता है, पुतिन ने कहा। अब ये जो बात कही जा रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जरा देखिए, ये जिन शब्दों में कहा गया है उन शब्दों को भी जरा तौलिए। इतना मारेंगे कि कोई बचेगा नहीं। और ये जब प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं तो फिर इसका बहुत वेट है। अब ये बात अगर कही जा रही है तो जरा मैं इसको ले जाना चाहता हूं ब्रजेश जी के पास, क्योंकि ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूरोपियन कंट्री से ही। ब्रजेश जी, ये जो स्टेटमेंट है और उधर ये तमाम बातें कि हमारी सिक्योरिटी को लेकर चीज़ें अश्योर होनी चाहिए, दूसरे ये कि ये ज़मीन पर कब्जा कर सकते हैं, मतलब 11 टाइम जोन जिस देश के अंदर अंदर बदल जाते हों वहां पर उनको और ज़मीन चाहिए, ये बातें कही जा रही हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका छद्म गुब्बारा फुलाया जा रहा है। यूरोप के अंदर ये बातें समझी जा रही हैं या नहीं? देखिए, मेन कंसर्न है कि स्टेबिलिटी को लेकर के, अगर यूक्रेन है जो रसिया 20% जो रसिया ने ऑक्युपाई कर रखा है यूक्रेन पे, जो लीगली मतलब मीडिया रिपोर्ट्स में आते हैं, और अगर नाटो एग्री कर गया तो आप समझ नहीं सकते इनकी स्टेबिलिटी पे कितना प्रॉब्लम होने वाला है इस चीज को लेकर के। तो लोग यूक्रेन को, अगर रियली में इतना फैक्ट है कि यूक्रेन का सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप देखो यूरोप का कोई भी कंट्री यूक्रेन के साथ आके लड़ नहीं रहा, सिर्फ सपोर्ट कर रहा है। जस्ट लाइक पानी की जरूरत है, 2 ड्रॉप डाल दो, समथिंग लाइक दैट। फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हैं, आर्टिलरी सपोर्ट कर रहे हैं, बट कोई भी फुल फेज वार में नहीं जाना चाहता यूक्रेन के साथ। बस वो चाहते हैं किसी तरह से ये लड़ाई जो यूक्रेन के साथ हो रही है रसिया के, किसी प्लेटफॉर्म पे सेटल हो जाए, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन ने स्टार्ट ही इस बात पे किया था कि रसिया ने हमें कब्जा कर रखा हमारी प्रॉपर्टीज एरिया को, ठीक है। और अगर यूक्रेन ने उसको डिलीवर कर दिया द प्रेशर ऑफ अमेरिका अदर वन, ओके, सो कुछ मतलब ही नहीं रहेगा पूरे वार का जो 2022 से चल रहा है। और जितने कमिटमेंट यूरोप ने किया नाटो के लेकर के, सब चीज अनवैलिड सा फील होने लगा सबको। तो नाटो की इंपॉर्टेंस है कि हमको इसको बना के रखना एनी हाउ, ठीक है। क्या होगा रिजल्ट अभी कोई नहीं बता सकता, बट वो सरेंडर नहीं कर सकते हैं। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो आप समझ नहीं सकते नाटो का मतलब जो पावर है कितना डाइल्यूट होने वाला है पावर। ये वाली बात है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये कार्तिकेय काले सर, ये बात महत्व की है कि ठीक है उतने रिसोर्सेस नहीं, उतना विल नहीं, लेकिन ये बनाकर इसलिए रखना है क्योंकि इससे इज्जत जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी वही कहने की कोशिश कर रहा था कि कोई भी देश अपनी ज़मीन को इतनी आसानी से छोड़ सकता है। एंड इट इज़ नॉट जस्ट, ये केवल एक इंटरनल पॉलिटिक्स की बात नहीं है, ये देश के एक फेस की बात है सारी दुनिया के सामने। एंड इसी में यूरोप भी फंस गया है। देखिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ जो इतिहास है, और इतिहास में मुझे लगता है कि यूरोप अपनी ही बनाई हुई कहानी के पीछे जो है फंसता चला जा रहा है। एंड इसीलिए अब यूरोप के पास जो है, दैट इज़ एटलीस्ट जो 2-3 बड़े देश हैं, जर्मनी, यूके और फ्रांस के पास पीछे हटने की कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने यूक्रेन को हमेशा से ये भरोसा दिलाया है कि हम किसी भी कीमत पे, किसी भी रिजल्ट से हम तुम्हारे साथ रहेंगे। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब नाउ द डिसीजन इज लेफ्ट टू द यूरोपियन कंट्रीज, जो यूक्रेन के पीछे अभी तक बहुत बड़ा सपोर्ट बन के खड़े थे। अब ये उनका डिसीजन है। एंड आई थिंक पुतिन ने जो है, राष्ट्रपति पुतिन ने ये एंटे अप कर दिया है, एक लेवल और ऊपर चला गया है ये एंटे। और अब इसका क्या जवाब होगा, ये यूरोप से जो है हमें मिलेगा कुछ समय। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक लेवल अप का जाने का मतलब ये है कि अब दूसरी तरफ से क्या किया जाता है, और ये असल में इसी को ब्रिंकमैनशिप भी कहते हैं।